हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप अच्छे होंगे, पढ़ाई की ओर पूरा ध्यान दे रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, सरकार के नियमों का पालन करते हुए आप अपने विद्याध्ययन को अग्रसर करें, आगे की ओर बढ़ाएं। इन विषयों के अंतर्गत आप मास्टर बन जाएं। जो टॉपिक जैसे आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके हूबहू कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बोर्ड के स्टूडेंट ऑलरेडी आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है और दोबारा अगर जैसे आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। और भावी जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो पूर्णतया समर्पित होकर इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज का टॉपिक है विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो मैं तुम्हें टॉपिक के बारे में ले जाता हूँ। विश्व जनसंख्या संरचना। अब मैंने जनसंख्या किसे कहते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों को जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या संरचना यानी जनसंख्या जो बनी है वो किस किस से बनी हुई है उसके बारे में हम डीपली करेंगे। तो जनसंख्या संरचना क्या है उसके बारे में देखना। जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना क्या है कि जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। जैसे आयु वर्ग, लिंगानुपात, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या संगठन कह दो, जनसंख्या या इसे आप कह सकते हैं जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, इन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि धर्म, विवाह, जातीय प्रथा उससे संबंधित भी जैसे इसकी जनसंख्या की क्या होती है, विशेषताएं होती है। तो मोटे तौर पर जनसंख्या संरचना क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन पेपर आपसे पटक किया जाता है। तो जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, जैसे आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या संगठन, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। तो इन सभी स्टेप्स की मैं आपको एक एक डिटेल यहाँ जैसे एक्सप्लेन करूँगा, जिसको आप ध्यान से सुने। तो जनसंख्या संरचना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि जनसंख्या संरचना जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या की कौन सी विशेषता है, सामाजिक विशेषता है। आप देखते हैं कि जनसंख्या एक समाज में रहती है, जनसंख्या की क्या विशेषता है, भी बच्चा है, बच्ची है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गांव में रहता है या नगर में रहता है, कौन से व्यवसाय में संलग्न है,
उद्योग में है, कृषि करता है, व्यापार करता है, परिवहन संचार जैसी गतिविधियों को करता है, तो ये उसकी कौन सी विशेषता है? सामाजिक विशेषता। फिर एक सामाजिक विशेषता आ जाती है कि विवाहित है या अविवाहित है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि किस जाति संप्रदाय से संबंधित है, किस धर्म को अपनाने वाला, तो ये उसकी कौन सी विशेषता होगी? सामाजिक विशेषताएं होगी। तो इसमें पहला जो बिंदु है वो है आयु वर्ग, तो उसके बारे में हम जैसे आज डिटेल रीड करेंगे। आयु वर्ग, आयु वर्ग या आयु संरचना। आयु वर्ग की दृष्टि से इस जनसंख्या को 3 भागों के अंतर्गत बांटा हमने। पहला बाल वर्ग, दूसरा प्रौढ़ वर्ग या इसको कहते हैं युवा वर्ग, और तीसरा है आपका वृद्ध वर्ग। तो आयु संरचना की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को कितने भागों में बांट लिया हमने? 3 भागों में बांट लिया। बाल वर्ग, प्रौढ़ या युवा वर्ग, और तीसरा वृद्ध वर्ग। ठीक है, प्रौढ़ या युवा वर्ग है तो उसको आप वयस्क वर्ग भी कह सकते हैं, वयस्क वर्ग। क्लियर हो गया? तो आयु संरचना की दृष्टि से हमने विश्व की जनसंख्या को कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में बांट लिया। बाल वर्ग, प्रौढ़ या वयस्क वर्ग, और तीसरा वृद्ध वर्ग। अब आप देखते हैं कि इसमें से बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों कैसे वर्ग हैं? आश्रित वर्ग। कैसे वर्ग है? आश्रित वर्ग है। और ये किस पर आश्रित है? प्रौढ़ या युवा वर्ग पर आश्रित है। तो दोनों ही जनसंख्या जिस देश में अधिक है उस देश की जनसंख्या को शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, आवास, वस्त्र, इन सुविधाओं पर खर्च अधिक करना पड़ता है। तो आइए हम जिसे भी पढ़ते हैं इन तीनों वर्गों के बारे में कि ये वर्ग कितना है, इसकी आयु वर्ग कितना है, और ये किसी देश में होने पर इस जनसंख्या का उस देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर, उसके बारे में रीड करते हैं। तो पहला बिंदु है आपका बाल वर्ग। बाल वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आप देखते हैं कि जो बाल वर्ग है उसकी आयु कितनी है? 0 से 15 वर्ष। 0 से 15 वर्ष या 15 से कम, 0 से 14 वर्ष। कई बुक्स में 0 से 14 भी दे रखा है और कहीं पर 0 से 15 वर्ग भी दे रखा है। इनको 5-5 वर्ग के अंतराल पर इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 0 से 4, फिर 5 से 9 और फिर 10 से 14। तो ये 15 से कम है इसलिए इसको 3 भागों में बांट लिया। 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14। ये कौन सा वर्ग कहलाता है? बाल वर्ग कहलाता है। कौन सा वर्ग है? बाल वर्ग। अब आप देखते हैं कि बाल वर्ग जनसंख्या कैसी जनसंख्या है कि बाल वर्ग है वो आश्रित जनसंख्या है। कैसी जनसंख्या है? आश्रित जनसंख्या। यानी ये युवा वर्ग पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? युवा वर्ग पर आश्रित है। तो ये है आश्रित जनसंख्या जो 0 से 15 वर्ष के बीच, 15 से पहले। ठीक है, अब आप देखते हैं कि किसी देश में बाल वर्ग अधिक होगा तो क्या होगा, है ना? बाल वर्ग अधिक होगा तो क्या होगा? अब आप देखते हैं कि उस देश का भविष्य उज्जवल है। उस देश का भविष्य उज्जवल है। अब आप देखते हैं कि उस देश का भविष्य उज्जवल क्यों है? क्योंकि बाल वर्ग किस में बदलेगा? प्रौढ़ वर्ग में बदलेगा। बाल वर्ग किस में बदलेगा? प्रौढ़ वर्ग में बदलेगा। और बाल वर्ग प्रौढ़ वर्ग में बदलेगा। और किसी देश में जो वयस्क जनसंख्या है वो उस देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। उद्योगों में, कृषि, परिवहन, संचार, सारे कार्यों में, गतिविधियों को अंजाम देने वाली जनसंख्या कौन सी होती है?
प्रौढ़ वर्ग होती है, वयस्क वर्ग होती है, जो 15 से 64 वर्ष 65 वर्ष से कम होती है, उसको कहते हैं। तो बाल वर्ग अधिक होगा तो उस देश का भविष्य उज्ज्वल है। दूसरी, ये तो पॉजिटिव चीज होगी। दूसरी हमारे पास में समस्या क्या आएगी कि बाल वर्ग अधिक होगा तो उनके पालन पोषण पर खर्च होगा, पालन पोषण पर हमें खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च करना पड़ेगा, बच्चे बीमार हो जाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर शिक्षा, इस पर खर्च करना पड़ेगा। तो बाल वर्ग को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, वस्त्र, ठीक है, आवास, ऐसी सुविधाओं पर खर्च अधिक करना पड़ेगा। वस्त्र, आवास, तो रहन सहन, खान पान, इन सुविधाओं पर खर्च अधिक करना पड़ेगा अगर जिस देश में बाल वर्ग है। तो पहला बिंदु भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि बाल वर्ग प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत परिवर्तित होता है, और दूसरा कि पालन पोषण, शिक्षा, चिकित्सा और आवास, इन सुविधाओं पर खर्च अधिक करना होता है। तो ये था आपका बाल वर्ग जो 0 से 14 वर्ष है। अब आप देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में बाल वर्ग कितना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि संपूर्ण जैसे जो विश्व है उसमें बाल वर्ग है 26%। संपूर्ण विश्व में बाल वर्ग कितना है? 26%। जो टोटल जनसंख्या है उस जनसंख्या में बाल वर्ग कितना है? 26% है। कितना है? 26% है। विकसित देश और विकासशील देशों में इसका प्रतिशत अलग अलग है। विकसित देश में 16%। विकसित देशों में बाल वर्ग कितना है? 16%। आप देखते हैं कि विकसित देशों में जन्म दर बहुत कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो जनसंख्या लगभग स्थिर अवस्था में है। जनांगीय संक्रमण की पंचम अवस्था से गुजर रहे हैं विकसित देश। तो विकसित देशों में जन्म दर कितना है? 16% है, जबकि विकासशील देशों में कितना है? विकासशील देशों में है 29%। कितना है? 29%। तो ये आंकड़े आपको याद रखने कि आयु संरचना क्या है, ठीक है। दूसरा, आयु संरचना की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला वर्ग हमने रीड कर किया बाल वर्ग, जो 0 से 15 वर्ष से कम, या 0 से 14 वर्ष लिख सकते हो, 15 से 64 वर्ष लिख सकते हो, और 65 से अब लिख सकते हो। 0 से 15 वर्ष लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संपूर्ण विश्व में बाल वर्ग कितना हो गया आपका? 26% है, और विकसित देशों में इसका प्रतिशत 16%। ये कम है क्योंकि विकसित देशों ने जनांगीय संक्रमण की 5वीं अवस्था में, यानी विकसित अवस्था के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो गई है? कम हो गई है। और विकासशील देशों में क्या है? इसका प्रतिशत 29% है। तो आप देखते हैं कि विकासशील देशों में जन्म दर उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, और मृत्यु दर में क्या आ गई है? गिरावट आ गई। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन जैसी सुविधाएं बढ़ गई, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए, खाद्यान्नों की निश्चितता हो गई है ना। तो स्वाभाविक है कि मृत्यु दर पर क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है विकासशील। आप देखते हैं कि विकासशील देशों में जन्म दर की जो वृद्धि है वो 2% से भी अधिक है, जबकि विकासशील देशों में ये वृद्धि दर 1% से भी कम है। तो आयु संरचना में हमने पहला वर्ग पढ़ा था बाल वर्ग। तो बाल वर्ग कितना है वो क्लियर हो गया आपका। संपूर्ण विश्व में 26%, विकसित देशों में 16% और विकासशील देशों में 29%। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर किसी देश में बाल वर्ग अधिक होगा तो उस देश की सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप पहला प्रभाव क्या लिखेंगे कि उस देश का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि बाल वर्ग प्रौढ़ वर्ग या युवा वर्ग में परिवर्तित होती है, जो कि विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। दूसरा, जिस देश में बाल वर्ग अधिक होगा उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, पालन पोषण, आवास, वस्त्र जैसी सुविधाओं पर खर्च अधिक करना पड़ेगा। तो अब दूसरा जैसे है आपका वयस्क वर्ग। तो आयु संरचना में बाल वर्ग के बारे में आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया कि बाल वर्ग कहाँ से कहाँ तक है। अब दूसरा है आपका
वयस्क वर्ग। वयस्क वर्ग। अब देखिए वयस्क वर्ग को दो भागों के अंतर्गत बांटा है, युवा और प्रौढ़। युवा और दूसरा प्रौढ़। वयस्क वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, एक तो युवा और दूसरा प्रौढ़। युवा है 15 से 35, 15 से 35 और प्रौढ़ है 35 से कितना 64। मैंने आपको यहां बताया था कि वयस्क वर्ग कितना है, 15 से लेकर 65 वर्ष के बीच में वयस्क है। वयस्क को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, 15 से 35 युवा और 35 से 64 प्रौढ़। क्लियर हो गया? तो वयस्क जनसंख्या आप देखते कि अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है कि मैं आपको दो बिंदु बताता हूँ कि जैसे जिस देश में वयस्क जनसंख्या अधिक होगी तो उसका पहला प्रभाव होगा कि उच्च प्रजनन दर होगी। पहला बिंदु कि उस देश में प्रजनन दर क्या होगी? उच्च होगी। और दूसरा जिसे मूलभूत बिंदु क्या आएगा कि देश के उत्पादन में, देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। आप औद्योगिक उत्पादन के साथ में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय है। इस व्यवसायों के उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि इन सभी कार्यों में, इन सेक्टर में कार्य कौन करती है? वयस्क वर्ग कार्य करता है। तो इसके उत्पादन में वृद्धि होगी। अब उत्पादन में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, रोजगार, उनके रहन सहन खान पान में वृद्धि होगी, उनके जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा। तो ये वयस्क वर्ग है। तो किसी भी देश में वयस्क वर्ग अधिक होने पर उच्च प्रजनन दर होगी और देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। आप इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को भी लिख सकते हैं औद्योगिक की जगह, कि देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के उत्पादन में वृद्धि होगी। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि देश की आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। तो ये आपका आयु संरचना की दृष्टि से सेकंड वर्ग है। अब आप देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में ये वर्ग कितना है, यानी जो वयस्क वर्ग है वो वयस्क वर्ग है, या इसको प्रौढ़ वर्ग कह सकते हैं, युवा वर्ग कह सकते हैं, वो संपूर्ण विश्व का कितना है? संपूर्ण विश्व में है इसका 66%, 66%। कितना? 66%। अब आप देखते हैं कि 66% संपूर्ण विश्व में क्या है? वयस्क वर्ग है, युवा वर्ग है, जिसे दो भागों में हमने बांटा था, युवा और प्रौढ़ वर्ग। तो विश्व का संपूर्ण विश्व में 66% है। विकसित देशों में कितना है ये? विकसित देशों में है 67% और विकासशील जो देश है, विकासशील देश है उसमें है 65%। ये आंकड़े हैं आपके आयु संरचना से रिलेटेड। वयस्क देशों में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वयस्क वर्ग में, संपूर्ण विश्व में वयस्क वर्ग कितना है? 66% है। और विकसित देशों में 67% और विकासशील देशों में 65%। तो ये आपका वयस्क वर्ग, जिसमें किसी देश में होने पर उसकी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब तीसरा है आपका वृद्ध वर्ग।
वर्ग। वृद्ध वर्ग के बारे में तो आप जानते हैं कि वृद्ध किसको कहते हैं। वृद्ध वर्ग जो 65 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक, वो वृद्ध वर्ग के अंतर्गत आता है। अब आप देखते हैं कि किसी देश में वृद्ध वर्ग अधिक होगा तो क्या होगा। अब आप देखिए कि जिस देश में वृद्ध वर्ग अधिक होगा तो सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा सुविधा पर खर्च अधिक होगा। किस पर खर्च होगा? चिकित्सा सुविधा पर खर्च बढ़ेगा। सबसे ये मोटा रीजन कि अगर किसी देश में वृद्ध जनसंख्या अधिक होगी तो सबसे प्लस पॉइंट क्या रहेगा, महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहेगा कि उसमें चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च अधिक करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि जब 65 वर्ष से अधिक ऊपर आदमी हो जाता है तो इसका इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल जैसे डाउन हो जाता है और उसे बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। आप देखते हैं कि जब शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, शरीर में ताकत होती है तो कोई भी जैसी बीमारी इस पर असर नहीं करती। लेकिन वृद्धावस्था में आपने देखा होगा कि अमूमन जैसे व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी क्या प्रॉब्लम कभी क्या प्रॉब्लम, तो घर वालों को सबसे ज़्यादा किस पर खर्च करना पड़ता है? चिकित्सा सुविधा पर खर्च करना पड़ता है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। आप देखते हैं कि विश्व में विकसित देश है उनमें वृद्धों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ विकसित देशों में वृद्धों की संख्या ज़्यादा होने के पीछे कारण क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर वहाँ क्या है, नियंत्रण है। चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि सबसे ज़्यादा है तो विकसित देशों में सबसे ज़्यादा। एशिया में जापान ऐसा देश है जहाँ वृद्धों की संख्या 8% से भी ज़्यादा है, यानी विश्व के जो औसत आंकड़े हैं उन आंकड़ों से भी ज़्यादा 8.5% है जो वृद्ध है वो जापान के अंतर्गत है। तो जापान एक विकसित देश के अंतर्गत है, तो विकसित देशों में इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। आप देखते हैं कि चिकित्सा सुविधा पर खर्च करना पड़ता है। चिकित्सा सुविधाओं के अलावा और किस पर खर्च करना पड़ता है? इसके अलावा आप देखते हैं कि सरकार ऐसी कई योजनाएं संचालित करती है, उन योजनाओं के माध्यम से भी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसके माध्यम से भी आप सरकार उन पर अच्छा खर्च करती है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था आश्रम व्यवस्था है, उन सभी सुविधाओं पर सरकार खर्च ज़्यादा करती है। तो जिस देश में वृद्ध वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है उन्हें भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कि विश्व, संपूर्ण विश्व में वृद्ध कितने हैं? संपूर्ण विश्व में वृद्धों की संख्या का प्रतिशत कितना है? 8% है। इस संपूर्ण विश्व में 8% वृद्ध पाए जाते हैं। अब आप देखते हैं कि वृद्धों की संख्या में जाती है कि विकसित देशों में ज़्यादा है और विकासशील देशों में कम, क्योंकि विकासशील देशों में इतनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिसके कारण उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। तो ये था आपका आयु संरचना से रिलेटेड कि आयु संरचना क्या है और इसे कितने भागों के अंतर्गत बांटा है। नेक्स्ट आपका सेकंड बिंदु है वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको पहले भी इसकी डिटेल बताई थी। लिंग आपको रटने की बजाय आपको समझना चाहिए, स्त्री और स्त्रियां और पुरुष, लिंग, इनका अनुपात। आप देखते हैं कि दोनों के अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसको आप व्यक्त कैसे करेंगे? 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है, या लिंगानुपात कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ आप देखते हैं कि लिंगानुपात में 2 बिंदु, स्त्री और पुरुष। अब आप देखते हैं कि इसका सूत्र है, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पुटअप किया जाता है। सूत्र है स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बटा
पुरुषों की संख्या। ये भारत के अंदर का सूत्र है। वर्ल्ड विश्व लेवल पर अगर देखें तो सूत्र इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। तो ये सूत्र है भारत के संदर्भ में और ये विश्व के संदर्भ में। तो आज का जैसा आपका टॉपिक था आयु वर्ग और लिंगानुपात, और कल मैं नेक्स्ट आपको लिंगानुपात कम होने के पीछे क्या कारण है, व्यावसायिक संरचना और साक्षरता के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स।